सबसे पहले हम स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, जो अपने तमाम व्यस्तता के बावजूद थोड़ी देर पहले आज कैबिनेट मीटिंग भी थी, अभी थोड़ी देर पहले एक होम मिनिस्ट्री की एक लंबा एक बैठक थी, उसके बाद दिन भर की थकान भुलाकर विस्तार न्यूज़ परिवार में आए हैं अपना हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। मेरी अपनी ओर से भी विस्तार न्यूज़ के 1 वर्ष के पूरे होने का अवसर पर बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामना है। विस्तार और विस्तार करता जाए, विस्तार की रफ्तार कभी थमे नहीं, मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री जी, देखते देखते आपको 1.5 साल हो गया और हमको 1 साल हो गया। इन 1.5 सालों में आपने भी काफ़ी कुछ काम किया है, मगर ऐसा वो काम जिससे आपको बड़ी संतुष्टि मिली हुई इन 1.5 साल में। देखिए, मैं तो ये बड़ा मुश्किल में फंसूँ अगर मैं इसका जवाब दूंगा, और जहाँ संतुष्टि मिल जाए वहाँ ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो अच्छे कामों का सिलसिला लगातार चलना चाहिए, यही जीवन का नाम और यही काम है। हमारे प्रधानमंत्री जी हर चीज़ को 2047 से देखते हैं कि आज़ादी के 100 साल बाद देश कहाँ होगा। हम आपको एक बड़ी जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश की, तो हम क्या उम्मीद करें, क्या आपने सपना देखा है कि मध्य प्रदेश आज़ादी के 100वें साल में 2047 में कैसा मध्य प्रदेश होगा? देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का ये बिल्कुल सुस्पष्ट विज़न है। हम रहे न रहे, देश सदा रहेगा। ऐसे में जब सरकारें बनती तो देश 2-5 साल 10 साल का सोचेगा तो बात नहीं बनेगी। हमको लंबा सोचना पड़ेगा और लंबे सोच करके लक्ष्य भी बड़े रखना पड़ेंगे और बड़े लक्ष्य के आधार पर चलना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए 2047 की अगर आप बात कर रहे हैं तो प्रति व्यक्ति आय 2002-03 अर्थात माननीय धनोतिया जी यहाँ मौजूद है, रिकॉर्ड होगा। हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो प्रति व्यक्ति आय 11,000 थी, आज 1,52,000 है। यह आज का 20 साल की हमारी प्रोग्रेस में, जिसमें 2047 तक कल्पना की 22,50,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय बढ़े, ये हमारा उस समय का टारगेट है। इसी प्रकार से अभी 4,21,000 का हमारा इस साल का बजट है। जब मैं आया तब 3,25,000 था और आने वाले 2028 के अंत तक जब हमारी सरकार के 5 साल पूरे होंगे, हम इसको 7 लाख करोड़ तक पहुंचाएंगे और 2047 तक ये 250 लाख तक पहुंचाने वाले हैं। ये हमारा लक्ष्य है। इस आधार पर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत। मुख्यमंत्री जी, आपसे कोई सवाल करने से पहले मैं इतनी जो भीड़ है उसको एक वाकया 1-2 आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। पहले तो आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। मैं इंटरव्यू करने से पहले जब मैं कुछ क्लिप्स देख रहा था, कुछ रिसर्च कर रहा था, तो उसमें बहुत सारे क्लिप्स मुझे मिले जिसमें मुख्यमंत्री जी कई पत्रकारों के इंटरव्यू कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? आप लोगों ने देखा है, पूरे देश में वायरल है। इसलिए सबसे पहले मैं थोड़ा आश्वासन चाहूंगा कि आज हम लोगों को इजाजत है ना इंटरव्यू करने की आपकी? नहीं तो हमारी हम लोग का क्लास तो इंटरव्यू नहीं ले लगने वाली है। ये मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ। वो तो क्या होता है, अब लूज बॉल डालोगे तो मुझे भी खेलने में मजा आ जाता। मैं मान के चलता हूँ कि जब हम कोई संवाद कर रहे हैं, कोई चर्चा कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो बात दोनों तरफ से होना चाहिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे भी तो आनंद आएगा ना आपसे बात करते हुए। जैसे मैं वैसे ही प्रश्न करता हूँ अभी आपसे, पर अभी आप फिर मेरे को संकट में डाल दो कि चलो छोड़ देता। नहीं, पूछ लीजिए, ज्ञानेंद्र तो तेज है, जवाब दे देंगे। नहीं, कोई बात नहीं। क्यों फंसवाना चाहते हैं सर मुझे? कई जिनसे भी प्रश्न किया है वो सब फंसे ही हैं, कोई जवाब नहीं दे पाया है, इसलिए मैं सर पूछ लीजिए। नहीं, क्यों मरवा रहे हो उनको? GIS से हम लोग शुरू करते हैं सीएम साहब, क्योंकि जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं मंडीदीप एसोसिएशन के तमाम उद्योगपतियों के साथ एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव हमने किया। और जब किया तो GIS थोड़ा कठिन होता है शब्दों में लोगों को समझाना, और आपको भरोसे के साथ मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमने GIS मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जनता को यह समझाया कि GIS मतलब रोजगार, GIS मतलब आपकी जेब में पैसा, और लोगों ने हाथों हाथ उसको लिया।
इंडस्ट्रियलिस्टों ने पहली बार आपकी इस इनिशिएटिव को कहा कि बहुत बड़े पैमाने पर जो सब्सिडी मिल रही है वो आपकी सरकार ने माफ किया है, जिसकी वजह से सब लोग बहुत प्रोत्साहित हुए, बहुत बड़ा आयोजन हुआ। अब उस मुहिम को आप किस तरह से देख रहे हैं और जीआईएस के बाद आपकी सरकार किस तरह से औद्योगिकरण करने में आगे बढ़ रही है? देखिए, आप एक बात पे गौर करिएगा कि जब हमने जीआईएस भोपाल में की है तो सीधे सीधे जीआईएस नहीं की है। उसके पहले हमने संभाग पर 7 जगह जाकर के औद्योगिक निवेश के लिए, जिसको अंग्रेजी में नाम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव दिया है, वास्तव में वो संभाग स्तर पर निवेश का एक मौका था। और इसलिए सरकार के लेवल पर सरकार की सारी व्यवस्थाओं को आधार पर जितना बड़ा व्याप है निवेश करने का, इसमें हैवी इंडस्ट्री, एमएसएमई, लघु कुटीर उद्योग या हेल्थ है, एजुकेशन है, आईटी है, जिस भी सेक्टर में व्यक्ति को निवेश करके अपना व्यापार व्यवसाय करना है, उन सबको प्रोत्साहन देने के लिए समग्र रूप से हमने पूरे साल वो अभियान चलाया। और उसका समापन होकर के जब हम अपने सभी राज्य के बड़े नगर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, अब कोई कल्पना कर सकता है नर्मदापुरम बहुत छोटा सा स्थान है, लेकिन हर एक स्थान पर अलग अलग निवेश के सभी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव संपन्न होने के बाद अंत में भोपाल का नंबर आया। और जब भोपाल भी आई तब भी बहुत सारे लोगों ने कहा, मेरे विभाग के अधिकारी भी घबराए हुए थे कि भाई ये आप बड़ी रिस्क ले रहे हो, भोपाल में आज तक कभी हुआ नहीं, भोपाल में रुकने की जगह नहीं होगी, भोपाल में बाकी अरेंजमेंट बिगड़ जाएगा, तो राजधानी है, बाकी क्या होगा कल्पना करो। देखो, आप जब हम मन साफ करके बात करते हैं, और आज के ज़माने में तो रेगिस्तान में टेंट सिटी लग जाती है और आनंद के साथ सब रुकते हैं, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। इसलिए मैं कॉन्फिडेंस में था और महाकाल बाबा का आशीर्वाद रहा, इतना आनंद आया कि हमारा किसी की रोकने की बात छोड़ो, प्रधानमंत्री स्वयं आके रुक गए और भोपाल ने अपना अतिथि सत्कार का एक नया रिकॉर्ड बनाया। ये मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूँ और ये हमारा हौसला बढ़ाता है। अब जो रही बात दूसरी वाली कि अब आप क्या कर रहे हैं, तो मैं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जीआईएस के बाद हमारे अलग अलग सेक्टर को खोल रहे हैं। अर्थात जैसे हमारी कृषि उत्पादन की विकास दर तो बहुत तेज़ी से जा रही है, लेकिन कृषि के उत्पाद कारखाने तक जाए और कारखाने से लोगों को रोज़गार मिले, जिसमें हमारी प्रोसेसिंग इकाइयों के माध्यम से राज्य की समृद्धि भी हो और किसानों को भी उनकी उत्पाद का उचित मूल्य मिले। इसी प्रकार से टूरिज़्म है, हेल्थ है, अभी अलग अलग प्रकार के लघु सूक्ष्म उद्योग है, हमारे सभी प्रकार के सेक्टर। आज मैं फॉरेस्ट वालों से मीटिंग करके आया हूँ, थोड़े दिन पहले आईटी का आपने देखा होगा, अभी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, जिसको हमने कृषि उद्योग समागम नाम दिया। सीतामऊ जैसी छोटी सी जगह पर 25,000 से ज़्यादा किसानों का ज़बरदस्त रूप से रिस्पांस मिला, बल्कि वहाँ कहा गया कि आप एक दिन का मत करो, इतने अच्छे प्रकार से उसका आयोजन हुआ। किसान सम्मेलन तो ये धनोती जी यहाँ बैठे हैं, हमने अपने किसानों का किसान सम्मेलन तो कर लेते हैं, लेकिन माफ़ करना, आपका हमारा किसान सम्मेलन केवल भाषण के लिए होता है। हमने कहा किसान सम्मेलन भाषण के लिए नहीं होगा, सभी प्रकार के कृषि के उन्नत यंत्र जो आज की दृष्टि से उपयोगी है, वो हमारे लिए नरवाई को आमतौर पर जो शिकायत में देखते हैं, इतने अच्छे यंत्र भी आए कि नरवाई को खेत में ही अपने आप में खाद बनाने की स्थिति में ले आएंगे। छोटे छोटे खेत पर खेती करने के लिए सब प्रकार के यंत्र, और यंत्रों पे हमारी सब्सिडी, उसका डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे स्टॉल लगा करके, अच्छे बीज दे करके, उनका मार्केट कहाँ जाएगा, अच्छे प्रकार के कृषि वैज्ञानिकों को बुला करके जब हमने पूरा आयोजन करा तो सबने कहा कि इसको एक दिन मत करो, 2 दिन करो। हमारी तैयारी तो चूंकि एक ही दिन की थी, फिर भी हमने 2 दिन कर दिया, लेकिन अगली बार तय कर दिया अब नरसिंहपुर में होने वाला है 26 तारीख से, तो हम 3 दिन करने वाले हैं, और ये पूरे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार से ये सारे सेक्टर को कवर कर रहे हैं। न केवल कृषि क्षेत्र बल्कि माइनिंग का, जैसे हमारा कटनी, सिंगरौली, ये माइनिंग आधारित बहुत अच्छे उद्योग है। इसी प्रकार से टूरिज्म के लिए तो रीवा हमारा बहुत अच्छा भविष्य की संभावना का क्षेत्र है। ऐसे सतना, जहां हम अपने इसी एक एक प्रकार से सारे क्षेत्र को कवर करते जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री जी, आपने कृषि की बात की। पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में कृषि में तो बहुत आत्मनिर्भर हो गया है, बहुत सिंचाई हुई है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मगर उस सब के बावजूद हम लोग देखते हैं कि जब फसल ज़्यादा हो जाती, चाहे लहसुन हो, चाहे टमाटर हो, उनको किसान सड़कों पे फेंकते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि तो हो रही, मगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की बड़ी कमी है। क्यों नहीं हम लोग पेस्ट और तमाम चीज़ों के कारखाने खोलें या खोलने को बढ़ावा दें, जिससे कि सड़कों पे फेंकने वाली चीज़ें कम हो। अब फिर मेरे से मत बोलना, अभी आप कहाँ थे, मैं क्या सुना रहा था? आप ही के लिए तो सुनाया मैंने। भाई मैंने ये कृषि आधारित उद्योग की बात कही है, उसी को तो सुना रहा था। आपने प्रश्न बाद में पूछा, उत्तर मैंने पहले दे दिया। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इस सिलसिले में जैसे आप अच्छा, चलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आमतौर पर ये प्रसंग भी होना था इस इंटरव्यू में। आप मुझे फंसा रहे थे, फंसा आप गए। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, उसी कृषि समागम के अंदर उदाहरण के लिए हमारे टमाटर, जैसे आपने प्रश्न उठाया, तो टमाटर की केवल 10 लाख रुपए की एक यूनिट बनतेगी, उसमें सारे प्रकार के टमाटर को सुखा करके पाउडर बना दो। वो वहाँ यंत्र था उपलब्ध। सोलर के आधार पर पंप से हमारी नीचे 500 फीट से 800 फीट से भी सिंचाई हो जाती है, वो यंत्र भी वहाँ थे। ऐसे कृषि आधारित तमाम प्रकार की चीज़ें जिससे खेती अच्छे से हो, बागवानी अच्छे से हो, साग सब्जी अच्छे से हो, वो सारे प्रबंधन। इसीलिए मैंने कहा कि लेकिन केवल फसल नहीं, उनकी प्रोसेसिंग करने वाले लोग और उनके लिए सब प्रकार का अनुदान, सब प्रकार की अनुकूलता, यहाँ तक कि जैसे मैं बताना चाहूँगा, मैंने भाषण में भी बोला था, हमारे अपने प्रति बीघा, उदाहरण के लिए गेहूं हमारे यहाँ प्रति बीघा अमेरिका की तुलना में, अमेरिका में 10 से 12 कुंटल होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और भारत 18 से 20 कुंटल करता है। हम अमेरिका से गेहूं उत्पादन में आगे हैं, लेकिन हम पीछे नहीं देख रहे अमेरिका, हम देख रहे हैं फ्रांस, वहाँ 38 से 40 कुंटल होते हैं। तो हमने कहा कि जब वहाँ हो सकते तो हमारे किसानों की आय क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, ये होना चाहिए। ऐसे एक नहीं, सभी प्रकार के क्षेत्रों में ऐसी खुलकर के बात। सीएम साहब, आप चूंकि चर्चा हो रही है अभी देश में कि पाकिस्तान से बदला लेना है, कल जैसे ही ये आदेश आया कि मॉक ड्रिल होना है देश के राज्यों में, हम लोगों ने रात 8 बजे पूरे प्रदेश की जनता से, यहाँ से लेकर छत्तीसगढ़ और दिल्ली तक लोगों से रिएक्शन लिया। आप प्रदेश के मुखिया हैं, बैठे भी हैं। मॉक ड्रिल होना है कल मध्य प्रदेश के 5 जिलों में। इसको किस तरह की तैयारी के रूप में आप देखते हैं? और देश के लोग, जनमानस, हर आदमी, केवल कल हम लोगों ने अलग अलग जिलों में, शहरों से पूछा भी लोगों से, सबको सरकार पर भरोसा है और कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और माननीय गृह मंत्री जी को भी। पूरा देश, पाकिस्तान की बात अभी तो नाम हम नहीं ले रहे, ये अलग बात है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो परवरे डरे जा रहा है, मरे जा रहा है, भगे जा रहा है, वो उनकी अपनी हालत है। हमने तो कहीं बोला ही नहीं अभी, कहाँ बोला कि हम आपके यहाँ कुछ आ रहा है, वो क्यों घबराए घूम रहा है, ये तो वही जाने। हाँ, ये भी एक बात है कि मैं पूरे देश को इस नाते से भी धन्यवाद देना चाहूँगा, सभी दल मिलकर के एकजुटता के साथ सबने कहा कि इसका बदला लेना चाहिए। दूसरी बात, हमारा पहली बार ये जम्मू कश्मीर के अंदर भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पीडीपी, हुर्रियत, जो कभी पाकिस्तान के अलावा शब्द नहीं बोलते थे, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सब ने एकजुट होकर के देश के साथ खड़े होने की बात। मुफ्ती सड़क पर उतरी तख्ती लेकर, मतलब कितनी बड़ी बात। ये हमारी देश की एकता वाकई अद्भुत दृश्य है। लेकिन ये पूरी ताकत के साथ जो इसमें राह में आया है, भारत की तरफ आंख उठा करके जिसने देखा है, जिसने ये अपराध किया है, वाकई उनको मिट्टी में मिला के माननीय प्रधानमंत्री छोड़ेंगे, ये बात पक्का है, दुनिया की कोई ताकत बता नहीं सकती। लेकिन जब हम अपनी देश की उस निर्णय की तरफ जाते हैं, तो ये देश के ही नेतृत्व का माननीय मोदी जी को धन्यवाद देंगे, जिन्होंने हमारे देश के नागरिकों को भी सब प्रकार से सतर्क किया, सेना को भी अपनी पूरी प्लान बनाने का मौका दिया। लेकिन युद्ध में सदैव इस बात की सावधानी रखना ही चाहिए, क्योंकि युद्ध में हथियार
हथियार होता है वो सैनिक, राजा, पशु किसी में फर्क नहीं करता है। इसलिए देश को महफूज रखने के लिए 300 जगह मॉक ड्रिल हो रही है और 300 जगहों में से 5 स्थान मध्य प्रदेश भी है। हम सब मिलकर अपने देश के नागरिकों की जान माल की सुरक्षा के लिए वो सारे प्रबंधन करेंगे जो भारत सरकार बताएगा। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि प्रधानमंत्री जी के साथ देश के सभी दल हैं। ये एक अच्छा संदेश भी है। देश में जब ऐसी स्थिति आए तो लोगों को एकजुट होना चाहिए। लेकिन कल हम लोगों ने एक वीडियो देखा मुख्यमंत्री जी, और वो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय का था। वो राफेल में नींबू मिर्च लगाकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में उन्होंने पोस्ट कर दिया और वो पाकिस्तान में वायरल हो गया। जिसके बाद से ये सवाल उठने लगा कि अपने ही देश में आखिर क्यों इस तरह की हरकत करते हैं लोग, जिससे पाकिस्तान जैसे देश को अवसर मिल जाता है मजाक उड़ाने का। धनोपिया जी को निशाने पे मत लेना, आप धनोपिया जी को निशाने पे मत लेना। मैं धनोतिया जी को नहीं देख रहा, मैं आपको देख रहा हूं। देखिए, ये राहुल जी का थोड़े दिन पहले का समाचार हमने देखा है। वो उनके लोगों को लगातार डांट भी रहे हैं, समझाइश भी दे रहे हैं कि हमारी पार्टी लाइन ये है कि हम देश के साथ खड़े रहे, सरकार के साथ खड़े रहे। अब मैं मान के चलता हूँ, मैंने तो वीडियो देखा नहीं है, लेकिन वीडियो राहुल जी ने जरूर देख लिया होगा। हो सकता है उनको डांट पड़ गई होगी, मेरे से कोई चक्कर में डाल रहे हो। मेरे के लिए कोई ये चीज़ें वास्तव में आज के समय में हमारे बीच में उस बड़े उद्देश्य को देखना है तो छोटे मोटे कोई जैसे भी लोग हैं उनको संभालने की जवाबदारी कांग्रेस की है, राहुल गांधी की। मुख्यमंत्री जी, आपके सामने आप जिस लाइन पे चलते हैं, विरासत भी विकास भी, और आप जिस शहर से आते हैं वहाँ एक बड़ी धार्मिक विरासत है उज्जैन में महाकाल की और बहुत सारी सांदीपनि आश्रम की। मगर जिस तरीके से अब एक बहुत बड़ा आपके सामने बड़ी चुनौती है सिंहस्थ की, सिंहस्थ के लिए मध्य प्रदेश कितना तैयार है, उज्जैन कितना तैयार है, और इलाहाबाद के कुंभ से हमने क्या सीखा है और क्या हम लोग बेहतर करेंगे? मैं स्वयं उज्जैन से आता हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी उज्जैन है, और ये बात भी सही है कि दुनिया में विश्व में सबसे बड़े मेलों में से एक बड़ा मेला कुंभ का हमारे यहाँ सिंहस्थ कहते हैं। हमारे यहाँ जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते और ये खगोली घटना 12 साल में एक ही बार होती है, उस आधार पर सिंहस्थ लगेगा। लेकिन ये बात भी सही है कि हमने इलाहाबाद में भी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को देखने समझने के लिए समय पे अधिकारी भिजवा दिए थे, चिंता हमने कर ली थी, और जितने प्रकार के सुप्रबंधन हो सकते हैं पर्याप्त धनराशि देते हुए अभी तक का कोई सिंहस्थ नहीं होगा, उससे सबसे अच्छा सिंहस्थ उज्जैन का होगा, ये मैं गारंटी दे सकता। ये बहुत बड़ा ऐलान है। पिछली बार जब सीएम हाउस में एक इंटरव्यू हुआ था तब भी मुख्यमंत्री जी ने विस्तार न्यूज में ही सबसे पहले बोला था शराबबंदी होगी धार्मिक शहरों में, और वो बाद में ऐलान हुआ और बहुत सुर्खियां। आज दूसरी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, विस्तार स्थापना उत्सव में दिया है मुख्यमंत्री जी ने, इसके लिए ताली बजाइए भाई। अभी तक का सबसे अच्छा सिंहस्थ होगा। मुख्यमंत्री जी, एक आपके वीडियो बड़े वायरल होते हैं, और जो हम लोग कहें कि हम लोग मान के चलते हैं कि नेताओं के कोते में जेब नहीं होते, मगर आप अक्सर जहां खड़े होते हैं, चाय पीते हैं, जूस पीते हैं। पोती को भी पर्स से ही पैसा निकाल के दिए हैं, वो वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो ये क्या है, आप हर जगह अपने जेब से बाकायदा पैसे निकाल के देते हैं? मतलब ये सवाल इसलिए भी है सीएम साहब कि लोग सोचते हैं कि अरे मुख्यमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री थोड़ी पैसे देते होंगे। भाई मुख्यमंत्री मतलब लोगों के मन में तो है ही है कि प्रदेश के मुखिया हैं, लेकिन आप जो है घर में भी वही कल्चर, पिताजी से पैसा लेना, और वो वीडियो भी हम लोगों ने सहेज के रखा है। प्रदेश जी, आप मेरे से ये कह रहे हैं कि मैं अपने जेब से क्यों लेता हूं, मेरे समझ में नहीं आया कि आप किसके जेब से निकलवाना चाहते, ये आदत ही क्यों? लोग समझते हैं आप, मैं अपनी सरकार और अपने स्तर पर मैं अगर दान कर रहा हूं, मेरे को कोई चाय पीना है, मेरे को कुछ काम करना है, तो ये क्यों आदत होना चाहिए कि मेरे पैसे दूसरा दे? लोगों ने जब दूसरा देगा तो फिर विकृति आएगी। मैं सुशासन के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री को देखता हूं, हमारी कल्चर को देखता हूं। आपको मालूम है, एक मैं प्रश्न पूछता हूं आपसे। नहीं, प्रश्न मत पूछिए सर। ये स्थापना उत्सव है। ऐसे नहीं, इनने मेरे से कहा था पूछो तो पूछ अच्छा ठीक है, उन्हीं से पूछ लीजिए।
आप मेरे को एक प्रश्न का उत्तर दो, दान और दक्षिणा इसमें क्या अंतर है? फंसा दिया आपने हमको तो। आपसे कुछ कहना, मुख्यमंत्री के सामने क्या जवाब दिया जाए, आप ही बताइए। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। देखो, दक्षिणा ली जाती है, दान दिया जाता है। अब ये तो कैसे समझूं आपकी, मैं आपको बताता हूं हमारे यहाँ परंपरा क्या है। वैसे मैं आपको इसका उत्तर दे देता हूं, पर ये उत्तर अतीत के काल में भारत में ऐतिहासिक रहा है। इस आधार पर दुनिया उस बात को जानती है। आपको मालूम है इस घटना का, दान दक्षिणा का महत्व क्या है? पहले मैं आपको दान दक्षिणा का महत्व बताता हूं। मेरे यहाँ मान लो सत्यनारायण भगवान की कथा कराना, पंडित जी के पास मैं जाऊंगा, पंडित जी मेरे यहाँ कथा करिए, या मेरे बेटे का विवाह है, या मेरे यहाँ कोई शुभ प्रसंग है, आपको आना है, तो पंडित जी आने के पहले अपनी दक्षिणा बताएंगे कि बेटा मैं आ तो जाऊंगा लेकिन मेरे को ये देना पड़ेगा। ये आपने उससे डिसाइड कर लिया। अब जब आकर वो कथा करेंगे और कथा में आपने भगवान के सामने अपनी मर्जी से जो चढ़ाया वो दान हुआ। ये आपकी मन की श्रद्धा है जितने आप कहोगे, लेकिन वो दक्षिणा है जो पहले से डिसाइड है। और ये भी तय है कि दक्षिणा के बिना दान अधूरा, दान के बिना दक्षिणा अधूरी है। दोनों होना चाहिए तो हमारी अपनी परंपरा चले। आपके साथ बैठ के बातें करके बहुत सारी नई चीज़ें सीखने मिलती हैं। पिछली बार आपने हमको बताया था कि शुभकामनाएं और मंगल कामनाओं में क्या फ़र्क होता है ना? बिल्कुल है। शुभकामना कब देनी चाहिए और मंगल कामना कब देनी चाहिए? देखो, ये बड़ी हमारे लिए जानकारी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमारे ये जो जितने भी व्रत त्योहार पर्व है, ये पर्व त्योहार ये हमारे आपके कहने से नहीं है, ये खगोलीय घटनाएं हैं। हमारे नक्षत्रों के आधार पर, खगोलीय व्यवस्थाओं के आधार पर तिथियों का जन्म होता है, और तिथियां वर्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के जो 365 दिन पूरे होंगे, ऐसे प्रत्येक पर्व मंगल तिथियां हैं। इनको मैं और आप नहीं बना सकते। ये हमको मालूम है, कार्तिक मास की अमावस्या है तो वो दिवाली है। हमारे लिए, अपने लिए कोई नहीं रोक सकता। हमारी जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी है। इसलिए हमारे सबके सामने इन तिथियों का मंगल पर्वों से महत्व है। तो जो मंगल तिथियां हैं उसमें मंगल कामना होगी। शुभ कामना कैसी होगी? आपने मेरे को बुलाया, अभी मिल गया, मैं आपको शुभकामना दूं, आप मेरे को दे दो। अचानक मेरा कहीं जाने का योजना बन गई, किसी का इंटरव्यू है, कोई ऐसे ही परीक्षा देने जा रहा, तो शुभकामना। लेकिन होली, दिवाली, सभी प्रकार के त्योहार ये शुभकामना के लिए नहीं, ये मंगल कामना के लिए। इसलिए मंगल कामना देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, दो चर्चा है। एक चर्चा में तो मैं आपको वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की बात सुनाता हूँ, दान दक्षिणा से जोड़ करके। हमारे लिए ये इतना अनुपम उदाहरण है। वाराणसी के राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े व्यक्ति, उनके अपने सत्यवादी का इतना बड़ा उस समय का प्रताप था कि ऐसा कहते कि स्वर्ग में इंद्र भी उनकी उस तप से घबराए। तो एक रात में स्वप्न आता है हरिश्चंद्र को, स्वप्न आता है, याद रखना मेरी बात को। वो स्वप्न में वो अपना राज्य दान कर देते हैं विश्वामित्र जी को। अब कहानी ये कि विश्वामित्र को स्वप्न में दान कर दिया। स्वप्न से, नींद में से जागे, पर उनको स्वप्न याद है, तो मान लिया कि मेरा राज्य गया। अब उनकी परीक्षा लेने के लिए संयोग से विश्वामित्र सामने आते हैं। राजन याद है? बोले हाँ याद है। तो तुमने दान? बोले महाराज कर दिया। बोले ठीक है, वो तो दान हो गया, अब दक्षिणा दो। जो सब कुछ दान कर चुका है, अब वो दक्षिणा कहां से दे? यहां से ये यक्ष प्रश्न। तो ऐसे में उन्होंने कहा मुझे दक्षिणा बिना तो बात नहीं बनेगी, और जितना बड़ा दान दिया उतनी बड़ी दक्षिणा भी होना चाहिए। अब राजा के सामने प्रश्न हो गया कि अभी मैं, चूंकि मेरे को पहले तो उनका ध्यान गया खजाने पे, तो उन्होंने कहा महाराज अब आपका अधिकार नहीं है, वो तो आप दान कर चुके हो, अब आप तो इस खजाने के अलावा बताओ कहां से दोगे, क्या करोगे? राजा हरिश्चंद्र, वो उनका एक बेटा एकमात्र और पत्नी, तीनों जाकर के अपने आप को बाजार में, उस समय व्यक्ति को अपने आप को नीलाम करने का अधिकार था, वो अपने आप को नीलाम करते
नीलाम करने में जो राशि मिलती है वो दक्षिणा लेकर के विश्वामित्र जी जाते हैं। ये ऐसा कठोर प्रसंग है कि नीलामी जब हुई तो माँ बेटे को एक ने ले लिया और राजा हरिश्चंद्र को चांडाल अर्थात डोम जो शमशान में रहते वो ले गए। अब लेने के बाद और परीक्षा होती है। एकमात्र बच्चा राजा हरिश्चंद्र का जो अपनी माँ के साथ रह रहा है, सांप काट लेता है। सांप के काटने से माँ उस बच्चे को अब करे क्या, जलाने के लिए शमशान लाती है, लेकिन अकेली एक साड़ी पहन करके वो एक तरह से दासी अवस्था में थी। राजा हरिश्चंद्र सामने हाथ लगा देते कि मैं इसको जलाने नहीं दूंगा। खुद का बच्चा है, खुद की पत्नी खड़ी है, लेकिन वो जलाने का अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि दक्षिणा अर्थात वहाँ का टैक्स देना है। अब हरिश्चंद्र के सामने प्रश्न कि पत्नी है, बेटा है, लेकिन चूंकि ड्यूटी तो वो डोम की कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं तो बिना इसके शुल्क दिए आपको जलाने की अनुमति नहीं दूंगा। वो कह रही रो करके मैं आपका बच्चा लाई हूँ, ये जितना मेरा अधिकार उतना अधिकार आप भी दो, आप दे सकते हो। बोले मैं यहाँ ये बात सुनने के लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं तो अपनी उस ड्यूटी को कर रहा हूँ जो मेरे को अपने प्रारब्ध ने दी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा कहते हैं कि उस दृश्य को देखकर तो देवताओं की आंखों में भी आंसू आ गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। बच्चे की लाश नीचे रखती है, पत्नी अपनी साड़ी का आधा हिस्सा करती है, आधा लपेटती है और दक्षिणा में पति के हाथ में रखती कि अब तो जलाने दोगे। ये घटनाक्रम, और उसी में ऐसा कहते हैं कि ईश्वर प्रकट होते हैं और वापस उनका राजपाट लौटा देते हैं। यह हमारा वो गौरवशाली अतीत का घटनाक्रम। बहुत मार्मिक कहानी सुनाई आपने। दो चीज़ की चर्चा है मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि आप जिस तरह से लोग सुन रहे हैं गंभीर विषय पर और ध्यान से देख रहे हैं, तो एक चीज़ और जानना चाह रहे होंगे। एक तो पहलगाम पर बात हो गई और देश में जो मॉक ड्रिल होना है उस पर बात हो गई। मुख्यमंत्री जी, एक चर्चा और मध्य प्रदेश में है, हालांकि सरकार आपकी सख्त है, आपने उसमें बहुत सख्त निर्णय लिया है, कल कार्रवाई भी हम लोगों ने देखी है, बुलडोजर कार्रवाई हुई है। लव जिहाद को लेकर जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल इन दिनों सुर्खियों में है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? और ऐसे लोग जो कि धर्म के लोग, धर्म के आधार पर इस तरह का कृत्य करते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? बहुत बड़ी संख्या में यहाँ छात्र छात्राएं भी बैठे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पे यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से लव जिहाद तो छोड़ दो, कोई जिहाद के लिए कोई जगह बाकी नहीं रहेगी, ये मैं आपको पक्का कह दूं। जिहाद शब्द ही जिसने बोला है वो जमीन में दफन कर देंगे, उसको छोड़ने वाले नहीं। मुख्यमंत्री जी, आमतौर पे हम लोग ने पुराने मुख्यमंत्रियों को देखा है जो गृह विभाग होता है उसको लेने में बहुत परहेज करते हैं, मगर आप वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने गृह विभाग लिया, ओन किया और लगातार सख्ती वाली कार्रवाई मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। अभी भी आप जो एक मीटिंग करके आए हैं वो गृह विभाग से ही संबंधित है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ सख्ती बरतने जा रहे हैं? मेरे को चुनौतियां लेने में मजा आता है। क्या बात है, चुनौतियां लेने। मैं जानता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में कई अच्छे संकल्प लिए। जैसे उदाहरण के लिए नक्सलवादी आंदोलन, हमारे यहाँ वर्षों से बालाघाट अपने आप में नक्सलवादी आंदोलन का हिस्सा बना रहा। 16 सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित जिलों में से बालाघाट था। जब यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री के आशीर्वाद से बाकी राज्यों से खत्म हुआ, 1.5 साल के अंदर हमने अपने बालाघाट को उस नक्सलवादी हिंसाग्रस्त जिले से बाहर निकाल लिया। ये हमारी अपनी वर्तमान की सरकार की उपलब्धि। और ये इनसे लगा करके बाकी भी प्रदेश भर में आपने गौर किया होगा। घटना तो मैं चाहूँगा भगवान करे ना हो, लेकिन घटना भूल से हो ही तो घटना से संबंधित अपराधियों पे एक्शन जरूर होगा, ये मैं पक्का बता सकता हूं, और उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ में भी बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। चौथा पत्र लिखा है नक्सलियों ने, चौथा पत्र लिखा है और अनुरोध कर रहे हैं कि ऑपरेशन रोक दो। विस्तार न्यूज़ चूंकि आपके हाथों लॉन्च हुआ था, आपने ही फीता काटा था, और 1 साल में ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है मुख्यमंत्री जी की 50-50 मिलियन लोग हमारे पोस्ट देख रहे हैं, और हम लगातार जो सरकार की योजनाएं हैं वो भी दूर दराज के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब इस मंच से जाने से पहले आपके तरफ से आप क्या चाहते हैं? विस्तार न्यूज़ को भी एक टास्क देते जाइए, क्योंकि हर मंच से आप कुछ न कुछ टास्क दिए हैं, तो विस्तार न्यूज़ भी आपसे एक टास्क मांग रहा है ताकि हम वो होमवर्क पूरा कर सकें। आपके नज़रिए से हमें और क्या बेहतर करना चाहिए, आपकी उम्मीद क्या है?
देखिए, मैं पहले तो बधाई देना चाहूँगा, विस्तार न्यूज़ ने अपनी सकारात्मक राजनीति के बलबूते पर अपनी रचना धर्मिता के साथ साथ नई नई तकनीक के आधार पर अपनी बहुत तेज़ी से पूरे प्रदेश और देश में अपनी पहचान बनाई। मेरी अपनी ओर से बधाई, आपको बहुत बहुत सभी प्रकार के स्टाफ को शुभकामना भी है। और जिस प्रकार से आपने उम्मीद की है, मैं मान के चलता हूँ कि ये विस्तार न्यूज़ का विस्तार आगे जाकर विश्व में भी हो, ये शुभकामना देता हूँ मेरी अपनी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपकी शुभकामनाओं और आपके आशीर्वाद के लिए आपने इतना वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बतावा। जाते जाते आप भोपाल के लोगों को बता जाइए कि वो विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य वाला नाटक भोपाल में कब होगा जो आपने दिल्ली में करवाया। हम सब विक्रमादित्य के उस किरदार की बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा देश का टेस्ट विक्रमादित्य को लिए बन रहा है। कई सारे लोगों को विक्रमादित्य के उस जीवन के पक्ष को लाने के लिए भोपाल और उज्जैन, और ये तो हमारे यहाँ सब हम जानते हैं, लेकिन कई राज्यों की राजधानी और कई जगह उसके कार्यक्रम बन रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ कि धीरे धीरे करके वो अपने यहाँ मध्य प्रदेश में भी कराएंगे, लेकिन हमारे पास इसकी बहुत संभावना है, बहुत सारे किरदारों पे काम कर रहे हैं। मैं समय आएगा जल्दी कराएंगे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।